एडमिनिस्टर्ड वाला ना, वहाँ पे आप मतलब रिलीजन यानी धार्मिक जो इंस्ट्रक्शन है वो दिए भी जा सकते हैं और उसको कंपलसरी भी किया जा सकता है कि आपको अटेंड करना है। मतलब यदि उस इंस्टीट्यूट में, उस इंस्टीट्यूशन में, मतलब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, तो किसी चैरिटेबल ट्रस्ट या एंडाउमेंट बोर्ड द्वारा स्थापित किसी शैक्षणिक संस्थान में यदि वो चैरिटेबल ट्रस्ट या एंडाउमेंट बोर्ड ये चाहे कि वहाँ पे इस धर्म का इंस्ट्रक्शन दिया जाना है, यानी इस धर्म के विषय में बताया जाएगा, तो वो एज स्टूडेंट आपको कंपलसरी कर सकता है कि उस क्लास में आपको बैठना पड़ेगा। ठीक है। अब मैंने बताया ना कि जो एंडाउमेंट बोर्ड या चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है, लेकिन वैसे हो सकता है कि वो उनके द्वारा स्थापित स्कूल जो है उसको स्टेट एड दे रहा होगा, तो वो सेकेंड कैटेगरी में चला जाएगा, या उसको रिकग्निशन मिला हुआ है स्टेट से तो वो मे बी थर्ड कैटेगरी में चला जाए। तो किस कैटेगरी में वो फॉल कर रहा है उस हिसाब से ही वहाँ पे ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को लेके उनको फ्रीडम होगी या नहीं होगी। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, मैंने कहा था कि एजुकेशनल है, कोई सुना नहीं उसमें, मैंने माइनॉरिटी बताया मुझे। हाँ, मैंने कहा था एजुकेशनल एंड कल्चरल है। इसमें 29 जो है ये कहता है, मतलब इट डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। दो पैरामीटर पे देखे जाते हैं, वन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और सेक्ट, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। सेक्ट, सेक्ट से ही सेक्युलर बना है शब्द। सेक्ट इज अ वाइडर टर्म। पंथ कहते हैं हिंदी में उसको, पंथ निरपेक्षता। अगर सही हिंदी लिखेंगे सेक्युलरिज्म की तो वो पंथ निरपेक्षता कहलाती है। तो इसमें कोई भी सेक्शन ऑफ द सिटीजन जो भारत के अंदर निवास कर रहे हैं उनको अपना लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, क्या तीन चीजें, भाषा, संस्कृति और भाषा, लिपि और संस्कृति, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, उसको प्रिजर्व करने का अधिकार, मूल अधिकार दिया गया है। किसी भी से क्या मतलब है? हाँ, नॉट जस्ट माइनॉरिटीज बट मेजॉरिटीज एज वेल। सो ये प्रोटेक्शन ऐसा नहीं है, दिया गया था माइनॉरिटी के हिसाब से
लेकिन लिखा जब गया तो इसमें सभी को कवर कर दिया गया कि भाई चाहे वो माइनॉरिटी का रिलीजन हो, माइनॉरिटी का कल्चर हो, लैंग्वेज हो, स्क्रिप्ट हो, मतलब रिलीजन नहीं है उसमें, लैंग्वेज हो, स्क्रिप्ट हो, कल्चर हो, चाहे वो मेजॉरिटी का हो, क्योंकि जो यहाँ मेजॉरिटी है कहीं माइनॉरिटी होगा। जैसे हिंदू इन जनरल इंडिया में मेजॉरिटी है बट पंजाब में माइनॉरिटी है। सिख इन जनरल इंडिया में माइनॉरिटी हैं बट पंजाब में मेजॉरिटी हैं। मुस्लिम इन जनरल इंडिया में माइनॉरिटी हैं बट जम्मू एंड कश्मीर में मे बी इन लक्षद्वीप इट इज मेजॉरिटी। सिमिलरली लैंग्वेज, पंजाबी पंजाब में तो मेजॉरिटी का लैंग्वेज है, whereas यहाँ देखेंगे मध्य प्रदेश में तो ये माइनॉरिटी लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज को भी प्रिजर्व करना है, उसके स्क्रिप्ट को भी प्रिजर्व करना है, कल्चर को भी प्रिजर्व करना है, ये अधिकार दिया हुआ है। और 9 ये 29(1) है। ये 29 क्लॉज 2 में दिया हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो राज्य से मदद प्राप्त कर रहा हो, स्टेट के फंड से एड प्राप्त कर रहा हो, उसमें एडमिशन लेने से ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम रोका नहीं जा सकता है। राज्य द्वारा निर्वहित किसी भी शैक्षणिक संस्था जो राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त हो, धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से कोई भी के आधार पर उसको उसका प्रवेश निषेधित नहीं किया जा सकता है। सो दैट इज क्लॉज 2। क्लॉज 1 में प्रिजर्व करने की बात की गई है, क्लॉज 2 में किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इन आधारों पे, कौन से, धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से कोई भी, इस आधार पे आपका प्रवेश निषिद्ध नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 30 right of the minority community to establish and administer educational institution। अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार और उसको प्रशासित करने का भी, उसको एडमिनिस्टर करने का भी अधिकार। सो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 बता रहा है कि जो अल्पसंख्यक को पहचानने का अधिकार क्या, आधार क्या होगा, बेसिस क्या होंगे। तो वही दो बेस जो बताए मैंने, एक रिलीजन, दूसरा लैंग्वेज। और इसको आइडेंटिफाई नेशनल और स्टेट लेवल पे किया जाएगा।
अब जो ये शैक्षणिक संस्थान बनेंगे अल्पसंख्यकों के द्वारा बनाए जाएंगे, उसके अधिकार क्या होंगे? एक इनके पास भी अधिकार है टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज, और इनको भी स्टेट टेक ओवर कर सकता है इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय मीन्स ऑफ लॉ। तो यहाँ बाय मीन्स ऑफ लॉ का मतलब यही है कि प्रॉपरली उसको एक्वायर किया जाएगा विथ पेइंग ड्यू कॉम्पनसेशन। इसमें एक केस हुआ है पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस। टू 2007 5 7 2005 महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। फास्ट नोट्स लेने के लिए सब ऐसा शॉर्टकट एग्जाम में नहीं यूज करना है उसको, है ना। फास्ट लिखने के लिए या फास्ट नोट्स लेने के लिए कि यदि क्लास में धारा प्रवाह बताया जा रहा है और जल्दी जल्दी लिखना है कि हर चीज़ लिख ले क्या बोली जा रही है, तो ऐसे ही छोटे छोटे कुछ ऐसा। अब हम लोगों को शॉर्ट हैंड टाइपिंग वो तो आती नहीं है, तो जल्दी जल्दी लिखने के लिए शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं। स्टेट को ST लिख दिया, महाराष्ट्र को M ऐसा लिख दिया, मैं पढ़ सकूं। मुझे ही पढ़ना लिखा मैंने, मैं पढ़ूंगा। किसी को मेरे नोट्स से पढ़ना है तो मेरे पास आ जाओ वाली बात है कि मेरे साथ बैठ के पढ़ो। फिर तो जो अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होंगे, बी इट माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी, दोनों के लिए है ये, उनके पास कुछ अधिकार होंगे। हाँ क्या इसी केस में ये बात हो रही है। पहले तो ये हुआ कि आप बना सकते हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हो। इस केस में बताया गया है कि इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास अधिकार क्या क्या होंगे, क्योंकि इन्होंने अपना एग्जाम अलग निकाल दिया कि भाई हम नीट के अंदर नहीं आएंगे, हम अपना एग्जाम लेंगे, दैट काइंड। तो इस तरह की जब स्थिति बनती है तो आपके जैसे हमारे जैसे स्टूडेंट जाके केस लगा देते हैं कि भाई नीट के अंदर ही हो जाना चाहिए, बार बार मैं एग्जाम क्यों दूं। तो इस तरह का एक केस हो गया। तो उसमें ये वर्डिक्ट दिया गया कि कोई भी अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो बेसिकली अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए केस हुआ था। उसमें माइनॉरिटी नॉन माइनॉरिटी दोनों काइंड के अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे चर्चा हुई है, और इन्होंने कोई भी स्टेट फंड नहीं लिया है, ऐसे इसी को अनएडेड कह रहे हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि ये अपना एडमिशन प्रोसेस रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम में ही शामिल हो जाएं। ये चाहे तो अपना एडमिशन प्रोसेस रख सकते हैं, अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम ले सकते हैं, अपनी मेरिट लिस्ट निकाल सकते हैं। इनका फी स्ट्रक्चर भी जो होगा वो अपने प्रकार का हो सकता है, लेकिन जो पूरा ये प्रोसेस होगा, एडमिशन प्रोसेस, जो मेरिट लिस्ट बनाए जाएंगे, ये फेयर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और नॉन एक्सप्लॉयटेटिव होगा। अब ये सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं, तो यही चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। अपनी तरफ से कुछ मत बता दीजिएगा, है ना। तो एडमिशन प्रोसेस क्या होगा? फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड नॉन एक्सप्लॉयटेटिव होगा।
हिंदी में क्या कहें इनको? पारदर्शी, निष्पक्ष होगा, फेयर, निष्पक्ष। निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर शोषक, शोषणकारी, गैर दमनकारी, जो भी कहना है। नॉन एक्सप्लॉयटेटिव का मतलब है कि आपका शोषण ना हो रहा हो, ऐसा कुछ नियम ना लगा दे कि आप एक्सप्लॉयटेड फील करें। गवर्नमेंट करेगी, तो गवर्नमेंट करती है और उस हिसाब से फिर नया एक्ट ले आती है। अभी देखेंगे कि इसके बाद इसके ऊपर एक अमेंडमेंट एक्ट आ गया, ये वर्डिक्ट आया तो गवर्नमेंट को लगा कि नहीं इसको उस तरीके से रेगुलेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो एक अमेंडमेंट ला दिया और उस अमेंडमेंट को फिर अगले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया, तो स्टेबिलिटी आ गई। पॉलिटी में इट्स ऑल अबाउट सीसॉ, कि एक सिचुएशन क्रिएट हुआ कि एक एक्ट है या एक आर्टिकल है, आप अनुच्छेद है, उसका इंटरप्रिटेशन हुआ, उस पर किसी ने केस कर दिया कि साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, अनुच्छेद तो ऐसा कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप सही कह रहे हो, तो कोई एक बनाया जो पूरा सिस्टम है वो हिल जाता है। फिर स्टेट को लगता है कि नहीं उसमें हमको संतुलन लाने की ज़रूरत है, तो फिर वो एक नया एक्ट या नया अमेंडमेंट लेके आके फिर उसको स्टेबलाइज कर देते हैं। लेकिन वो भी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही रहेगा, क्योंकि वो जो अमेंडमेंट आया है दैट विल ऑल्सो बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। वहां जाके फिर से उसको देखा जाएगा कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अमेंडमेंट किया गया है या नहीं, उसकी निहित भावना क्या है, सद्भावना पूर्वक है या दुर्भावना पूर्वक है, कि जस्ट ये करना है इसीलिए कर रहे हैं या इसकी आवश्यकता थी। याद है चेक्स एंड बैलेंसेस पढ़ाया था। सो दैट इज चेक्स एंड बैलेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। और जो पावर है वो एंजॉय कौन करता है? वो एंजॉय करती है एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव शक्तिहीन फील करने लगती है तो वो लेजिस्लेटिव के पास जाती है कि अब ये नियम तो था, हम इस हिसाब से चला रहे थे, अब ऐसा वर्डिक्ट आ गया है तो चीज़ें मेरे कंट्रोल से बाहर हैं, मुझसे मत पूछिए, अब या तो आप नया नियम लेके आइए, नहीं तो ये हाथ से बाहर निकल जाएगा। तो फिर नियम बनते हैं उस हिसाब से। दैट्स द वे गवर्नेंस रन, है ना। अब इसमें स्टेट का रोल क्या होगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि स्टेट का रोल होगा कि जो शिक्षा दी जाएगी उसका स्टैंडर्ड ठीक हो, तो उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करना ये स्टेट का रोल रहेगा, मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन सच इंस्टीट्यूशन। फिर एक पॉइंट बोला कि इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं होगी, कि यू कैनॉट रिजर्व सीट्स इन सच इंस्टीट्यूशन विच आर अनएडेड, which are not getting any aid out of state exchequer. हाँ, सीट रिजर्व नहीं की जाएगी, इसका मतलब SC, ST, OBC के लिए जो परसेंटेज रिजर्वेशन किए जाते हैं उस तरह का कोई रिजर्वेशन माइनॉरिटी या नॉन माइनॉरिटी अनएडेड इंस्टीट्यूशन में आप नहीं कर पाओगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। स्टेट नहीं करेगी, ये इंस्टीट्यूट तो कर ही नहीं सकती है। इंस्टीट्यूट को तो स्टेट की पॉलिसी, इंस्टीट्यूट ये कह रही है कि हम माइनॉरिटी या हम नॉन माइनॉरिटी अनएडेड इंस्टीट्यूशन है तो हम पे रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं लगेगी, तो हमारे यहाँ केवल मेरिट लिस्ट पे मेरा यहाँ एडमिशन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ यहाँ रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं आएगी, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं होगा। ये इस केस में कहा जा रहा है, अभी केस में ही रहिए आप लोग। और एक पॉइंट ये भी कहा है कि भले वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है बट उसमें नॉन माइनॉरिटी का भी एडमिशन किया जा सकता है, टू द एक्सटेंट कि वो अपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस लूज ना कर दे, तो उतना ही नॉन माइनॉरिटी ले सकते हैं कि वहाँ पे मेजॉरिटी में नॉन माइनॉरिटी का कम्युनिटी का ही स्टूडेंट पढ़ाई करे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नो?
मतलब इतना एडमिशन, मतलब आपके पास 100 सीटें, अब 100 में एक आपने माइनॉरिटी का एडमिशन लिया, 99 मेजॉरिटी का एडमिशन ले लिया। हमने कहा कि आप मेजॉरिटी का भी एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें एक पॉइंट ये बताया गया है कि एडमिशन उसी हद तक ले सकते हैं कि आपका माइनॉरिटी स्टेटस जो इस इंस्टीट्यूट का है वो लूज ना हो जाए, यानी कि ज़्यादा एडमिशन आपको माइनॉरिटी कम्युनिटी से ही लेना पड़ेगा, मेजॉरिटी कम्युनिटी का एडमिशन कम रहेगा। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो जो अनुच्छेद 30(1) के तहत आपको संरक्षण प्राप्त है वो संरक्षण लैप्स हो जाएगा कि आपको नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट माना जाएगा, फिर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं माना जाएगा। अब इस वर्डिक्ट के आने के बाद 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो गया। कौन से साल में हुआ? 2006। तो 2005 में ये केस हुआ, अगले साल 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया और उसमें ये बताया गया कि जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है इन फेवर ऑफ SCs, STs एंड OBCs इन अनएडेड नॉन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग हायर एजुकेशन एंड सेकेंडरी स्कूल लेवल इट कैन बी एक्सटेंडेड। तो इसमें माइनॉरिटी वाले को तो छोड़ दिया कि माइनॉरिटी में रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं रहेगी, लेकिन भले अनएडेड हो अन्य इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन पॉलिसी लाई जाएगी, रहेगी। इस अधिनियम में जो अमेंडमेंट एक्ट आया इसमें ये चीज जोड़ दी गई। हाँ, नो, फॉर नॉट फॉर मेजॉरिटीज, फॉर SC, STs एंड OBCs। SC, ST, OBC तो किसी भी कम्युनिटी में हो सकते हैं ना। वी शुड बी वेरी क्लियर इन आवर माइंड क्या बात हो रही है। एक और एक्ट लाया गया, फिर एक एक्ट लाया गया, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2006। सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2006। इसमें यह बोला गया है कि सेंट्रल हायर एजुकेशन एंड रिसर्च में भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। फिर एक केस हुआ, AK ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2007, जिसमें इन दोनों को चैलेंज किया गया। अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2007। इसमें इस अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया, एक्ट को भी कॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया। इसमें माइनॉरिटी को जो छोड़ा गया है उसको भी सही बताया गया कि हाँ, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन पॉलिसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन साथ में ये कहा गया है कि जो क्रीमी लेयर है OBC में वो आइडेंटिफाई लगातार किया जाना चाहिए और उसको समय समय पे रिमूव करते रहना चाहिए। रिजर्वेशन पॉलिसी को अनलिमिटेड टाइम के लिए करना ये डेंजरस है, ये कहा, तो उसके लिए कहा गया कि 10 साल पे उसको रिव्यू किया जाना चाहिए। सो वो इस केस में कहा गया। सो दैट्स ऑल अबाउट इंस्टीट्यूशन वाला जो पार्ट है माइनॉरिटी के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 30। एनी इशू यहाँ तक? सो ऑलमोस्ट ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर ओवर। इतने ही फंडामेंटल राइट हैं, एक बस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बच गई। हाँ, नॉन माइनॉरिटी अनएडेड रेखांकित, वहाँ अनएडेड को करिए, अनएडेड इंस्टीट्यूशन
लेकिन उसमें केवल नॉन माइनॉरिटी अनएडेड इंस्टीट्यूशन, नॉट ओबीसी एससी एसटी। हाँ, किसमें? इसमें भी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया कि हाँ मिलना चाहिए, मिल सकता है। अमेंडमेंट में भी ये कहा कि रिजर्वेशन हम देंगे, क्योंकि इनामदार केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन पॉलिसी अनएडेड इंस्टीट्यूशन में नहीं हो सकती है। उसके रेस्पॉन्स में 93rd अमेंडमेंट आया, जिसमें ये कहा गया कि नहीं, अनएडेड इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन हो सकती है, बट उसमें सिर्फ हम मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशन यानी नॉन माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशन है उसी में रिजर्वेशन पॉलिसी लाएंगे, माइनॉरिटी अनएडेड इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं ला रहे। और उसके बाद फर्दर एक सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल एक्ट 2006 आया, जिसमें हायर एजुकेशन एंड